हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहे टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूंगा। आज का जो डिस्कशन होगा वह टेस्ट सीरीज 1 से संबंधित होगा। टेस्ट सीरीज 1 बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के तीनों सेक्शन से संबंधित प्रश्न होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके साथ साथ लगभग 10 से 20 प्रश्न जो हैं वह करेंट अफेयर से भी संबंधित होंगे। टेस्ट सीरीज में ज़्यादातर प्रश्नों की संख्या जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होगी, जैसा कि बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे पेड ग्रुप जो करेंट अफेयर का पेड बैच चल रहा है उसमें आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि नियमित अंतराल पे आप सभी इसका रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों का पीडीएफ दे दिया जाएगा। पहला सवाल है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39 है। भारत ने 133 देशों में 39th रैंक को प्राप्त किया है। 2023 में भारत का स्थान था 40वां, ठीक है, और 2024 में भारत का स्थान हो गया है 39 कुल 133 देशों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पहला स्थान अगर देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली पर आधारित है, जिसे जटिल गणनाओं एवं सिमुलेशन को तीव्र गति से संसाधित करने के लिए निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे वर्ष 2015 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। यह भी सही है। जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, बेसिकली जब 2015 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया था, तो उसी के तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विकास किया गया है। तो दो का दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा चीन शॉक 2.0 निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार चीन शॉक 2.0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हो गया, यह चीन के सस्ते उत्पादों के वैश्विक बाजार में प्रवेश से अन्य देशों के निर्यात में कमी आने के साथ ही उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। चीन शॉक 2.0, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है योजना और दूसरे तरफ है प्रारंभ वर्ष। इनमें से कितने युग्म जो हैं वह सुमेलित हैं? पहला है स्मार्ट सिटी मिशन 2014। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन 2014 नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अमृत योजना 2015 सही है। फेम इंडिया योजना 2016, यह गलत है। फेम इंडिया योजना देखा जाए तो इसकी भी शुरुआत 2015 में की गई थी, बेसिकली इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा करेक्ट है। चौथा है भारतमाला परियोजना 2017, यह भी सही है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही हैं? तो इसमें 2 युग्म सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 युग्म सुमेलित हैं। तो 4 के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन की घोषणा की है? किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अन्वेषण के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है नासा के द्वारा, यानी कि जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह बेसिकली कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? इंडिका में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। तो इंडिका में मॉरिविन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है, सही है।
टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। यह भी सही है, लूसेंट में यह दिया हुआ है कि भारत का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया है, टॉलमी के द्वारा। डायमेकस अशोक के राज दरबार में आया था, यह गलत है। डायमेकस जो है वह अशोक नहीं बल्कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। यह बेसिकली डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही है, तो सही में 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, सही है। पार्श्वनाथ के पिता शाक्य गण के मुखिया थे, यह गलत है। देखिए, जो पार्श्वनाथ हैं वह बेसिकली जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, यह गलत है। यह बेसिकली इक्ष्वाकु जो वंश है काशी में, तो काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, यानी कि पार्श्वनाथ के पिता शाक्यगण से संबंधित नहीं थे, काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर गलत हो गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ है बौद्ध मठ और दूसरे तरफ है स्थान, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, नामग्याल मठ, नामग्याल मठ जो है वह है हिमाचल प्रदेश, ए का हो जाएगा 4। हेमिस लद्दाख, बी का हो जाएगा 3। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, सी का हो जाएगा 1। बोधिमंडा बिहार बोध गया, डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का डी। ये सारे लूसेंट में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार का उपनाम कुनिक था, यह गलत है। कुनिक जो है वह बिंबिसार का नहीं बल्कि अजातशत्रु का उपनाम था, तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही है, 1 और 3 सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। पहला, पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, बिल्कुल सही है। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, न कि धर्मपाल के द्वारा, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यह भी गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, न कि देवपाल के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 सही है, 12 का आंसर हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है, इसे बताना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, बिल्कुल सही है। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी हैं, यह भी सही है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, गलत है। जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध। ठीक है, तो इसका 13 का पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, तो यह कांसे की बनी हुई है, 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार से संबंधित है, गलत है। अमीर खुसरो जो हैं वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तीसरा, सितार एवं तबले का आविष्कार अमीर हसन ने किया, यह भी गलत है। सितार एवं तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देवराय प्रथम के द्वारा की गई, नहीं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
मानव को सर्वप्रथम आग की जानकारी कब प्राप्त हुई? तो सर्वप्रथम आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुई थी। नव पाषाण काल में कृषि, पहिए और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत, ये तीनों कार्य जो हुए वे नव पाषाण काल में हुआ था। लेकिन आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में हुआ। यही कारण है कि आदि मानव जो थे वे मांस को जलाकर पकाकर खाते थे, ठीक है, यानी कि उस समय आग का आविष्कार हो चुका था। तो 16 का करेक्ट आंसर कि मानव को सर्वप्रथम आग की जानकारी कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूरा पाषाण काल में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी? तो अब्दुल रज्जाक ने देवराज द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी 1443 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बहुत आसान सवाल है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम जो है बेसिकली हुमायूंनामा में तो हुमायूं के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो गुलबदन बेगम है वह हुमायूं की बहन है और बाबर की पुत्री है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हुमायूं के जीवन व उसके संघर्षों का वर्णन किया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर फैक्चुअल सवाल की संख्या ज़्यादा है। लग रहा है कि 71वीं बीपीएससी में जो सवाल आए हैं उसके बाद सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने टेस्ट का ट्रेंड ही बदल लिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग फैक्चुअल स्टेटमेंट वाइज आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, क्योंकि इस बार का जो एग्जामिनेशन है वह 69वीं और 70वीं दोनों के बीच का जो लेवल है वह उस लेवल को मेंटेन करेगा। कुछ सवाल फैक्चुअल भी रहेंगे और कुछ सवाल 69th की तरह कंसेप्चुअल भी रहेंगे, यूपीएससी पैटर्न पर आधारित भी होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बहुत आसान सवाल है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है। यह बेसिकली एमबीटी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली आया था। मुगल चित्रकला का सर्वोच्च विकास किसके समय में हुआ था? तो मुगल चित्रकला का सर्वोच्च विकास जहांगीर के समय में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। इसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। बाबरनामा किसकी रचना है? बाबरनामा बाबर की रचना है। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अकबरनामा अबुल फजल या फारसी में लिखी गई थी। तुजु के जहांगीर फारसी में लिखी गई थी। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम यह भी फारसी में लिखी गई थी, ठीक है। तो ग्रंथ और लेखक सारे मैच है इसमें। बाबरनामा के लेखक हैं बाबर, अकबरनामा अबुल फजल, तुजु के जहांगीर, आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन 1528 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1528, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। घाघर का युद्ध 1529 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में और खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है। तो कौन सा युद्ध 1528 में हुआ? चंदेरी का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है व्यक्तित्व और दूसरे तरफ है सूफी सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। ए का हो जाएगा 3। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय, बी का हो जाएगा 4। दारा सिकोह कादरी सिलसिला, सी का हो जाएगा 2 और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, डी का हो जाएगा 1, यानी कि 3, 4, 2, 1। 26 का 3, 4, 2, 1, ठीक है। 3, 4, 2, 1, इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में सूची 1 प्रदेश और सूची 2 शासक को सुमेलित कीजिए। यानी कि अकबर के द्वारा जिन प्रदेशों को जीता गया था उस समय वहाँ का शासक कौन था, इसे सुमेलित करना है, यानी कि तत्कालीन शासक कौन था। बिहार व बंगाल, तो बिहार व बंगाल को जब जीता था अकबर ने उस समय यहाँ का शासक था दाऊद खां, ए का हो जाएगा 2। दौलताबाद
दौलताबाद चांद बीबी, बी का हो जाएगा 3। खानदेश अली खां वहाँ का शासक था, सी का हो जाएगा 1। और असीरगढ़ जो कि अकबर के द्वारा लड़ी गई अंतिम युद्ध मानी जाती है, मीरन बहादुर वहाँ का शासक था, डी का हो जाएगा 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 27 का डी करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यह भी सही है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, यह भी सही है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हैं? तो सभी 3 कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया था? दारा शिकोह ने फारसी में किस पुस्तक का अनुवाद कराया था? तो दारा शिकोह के द्वारा बेसिकली भागवत गीता प्लस में उपनिषद के द्वारा भी, उपनिषद का भी, इन दोनों का अनुवाद कराया गया था दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस पुस्तक का दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया था? भागवत गीता का। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला अगर हम लोग सवाल देखें तो अगला सवाल है, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, तुजुक ए जहांगीरी, वह जहांगीर की आत्मकथा है जिसे फारसी भाषा में लिखी गई है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाघ नृत्य के रूप में जानी जाने वाली पुलिकली नृत्य कला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पुलिकली नृत्य कला यह बेसिकली केरल की नृत्य कला है, जिसे ओनम पर्व के अवसर पर यह नृत्य की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए। सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बार के प्रीलिम्स के लिए सिंधु जल समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बेसिकली 19 सितंबर 1960 ईस्वी को वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के बीच किया था। हाल ही में भारत ने जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सिंधु जल समझौता को भारत ने रद्द कर दिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध जल के उपयोग एवं वितरण के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों को स्पष्ट करना था। बिल्कुल सही है। संधि के तहत रावी, ब्यास एवं सतलुज नदियों का जल पाकिस्तान को और सिंधु, झेलम व चिनाब नदियों के जल को भारत को आवंटित किया था। यह गलत है, इसमें अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, जो सिंधु जल समझौते के तहत भारत को जो नदियाँ प्राप्त हुई थी, भारत को बेसिकली रावी, ब्यास एवं सतलुज, ये 3 नदियाँ, और पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पे सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपोजिट है। ठीक है ना, तो इसका कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। 32 का आंसर हो जाएगा ए। मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन मौसम हाल ही में कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। अगर मिशन मौसम के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य चरम मौसमी घटनाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने तथा उनसे निपटने की क्षमताओं में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका क्रियान्वयन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के द्वारा किया जाएगा। यह दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा। मिशन मौसम से संबंधित दोनों आंसर करेक्ट हैं। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीएम आशा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम आशा योजना पर विचार करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। गलत है। पीएम आशा योजना की शुरुआत बेसिकली सितंबर 2018 ईस्वी में की गई थी। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा, इस योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। यह सही है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन केवल सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पैकेज के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय पर्यटन एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटक गृह प्रवास, कितने होम स्टे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 1000 होम स्टे बनाने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? बहुत आसान सवाल है। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी।
गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक हुमायूं नामा किस मुगल सम्राट की जीवनी है? अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था। हुमायूं नामा में हुमायूं के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से हुमायूं ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और यह हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई कृति है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामानुजाचार्य किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो देखिए चारों को आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द्वैतवाद जो हैं उसके संस्थापक हैं माधवाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? विशिष्ट अद्वैतवाद से। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कुमार संभव जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन बल्लभाचार्य के शिष्य थे? बल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन में देखा जाए तो सूरदास हैं, वे बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूफी आंदोलन के किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही का क्या अर्थ होता है? महबूब का अर्थ होता है प्रिय और इलाही का अर्थ होता है ईश्वर। यानी कि सूफी आंदोलन के किस संत को ईश्वर का प्रिय कहा जाता था? तो सूफी आंदोलन में देखा जाए तो शेख निजामुद्दीन औलिया, इसको कहा जाता था ईश्वर का प्रिय महबूब ए इलाही। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था जौनपुर में 1408 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ है सूची और दूसरे तरफ है संस्थापक, इसको मैच करिए। पहला है बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। गोलकुंडा का था कुल्लू कुतुब शाह, बी का हो जाएगा 4। बरार का था फतेहुल्लाह इमाद शाह, सी का हो जाएगा 1। और बिदर का था अमीर अली बरीद, डी का हो जाएगा 2। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुल्लू कुतुब शाह, बरार फतेहुल्लाह इमाद शाह और बिदर अमीर अली बरीद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करवाया और वहां पर मस्जिद बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। 44 का आंसर हो जाएगा ए वाराणसी। निम्नलिखित में से किस गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी, बेसिकली इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषद अष्ट प्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो किस संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? तो सालाबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ था। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर को बसाया? आगरा नगर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अधिकांश आय जो थे वे भू राजस्व से प्राप्त होते थे। आखिरी कलाम रचना किसने की थी? आखिरी कलाम बेसिकली मलिक मोहम्मद ऐसी की कृति है। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। एक तरफ है मंदिर और दूसरे तरफ है स्थान, इसको सुमेलित करना है।
तो दशावतार मंदिर सबसे आसान है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप लोग परिचित होंगे। बी का 3 और इसी से आंसर इसका मैच हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ए का हो जाएगा 4 लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव में स्थित है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ठीक है। पार्वती मंदिर जो है वह नचरा कुठार स्थान पर स्थित है और शिव मंदिर जो है वह भूमरा स्थान पर अवस्थित है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, तो कवि कौन था? हरिसेन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले किस रूप में हुआ था? तो भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले अरब व्यापारी के रूप में हुआ था। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? अग्नि पूजक किस धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। 54 का आंसर हो जाएगा बी। ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य मुख्यतः क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य मुख्यतः क्या था? तो कर्मकांड की विधियों का वर्णन यह ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? थानेसर वर्तमान समय में किस राज्य में आता है? तो हरियाणा में आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था? तो जिस समय अरब का आक्रमण हुआ था तो नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का शासन था। नरसिंह वर्मन द्वितीय यहाँ का शासक था। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके मध्य खतौली का युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। खतौली का युद्ध बेसिकली 1518 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञानदीप पुस्तक, तो ज्ञानदीप पुस्तक की रचना दरिया साहब के द्वारा की गई थी। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रारंभ की गई हमसफ़र नीति किस मंत्रालय की पहल है? तो हमसफ़र नीति जो हाल ही में प्रारंभ की गई है वह बेसिकली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बिग मैक इंडेक्स निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बिग मैक इंडेक्स किसे संदर्भित करता है? तो बिग मैक इंडेक्स जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उपयोग क्रय शक्ति क्षमता एवं मुद्रा मूल्यांकन को मापने के लिए किया जाता है। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाई एम्बिशन कोलिजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाई एम्बिशन कोलिजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे करंट के प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में पेरिस में वन प्लैनेट समिट के दौरान की गई थी। हाई एम्बिशन कोलिजन ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 30% भूमि एवं महासागर के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है। यह भी सही है। तो इसका दोनों आंसर सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में पहचाने गए सहयोग के 6 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली भारत और सिंगापुर के बीच जो मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें 6 स्तंभों की पहचान की गई है। पहला है डिजिटलीकरण, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, तीसरा है कौशल विकास, चौथा है उन्नत विनिर्माण, पांचवा है कनेक्टिविटी और छठा है ग्रीन इकोनॉमी। इसमें प्राकृतिक कृषि कहीं पर भी नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु नीति न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी की घोषणा की है? किस देश ने हाल ही में अपनी नई परमाणु नीति की घोषणा की है? तो रसिया ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। बिल्कुल सही है। इस योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। यह भी सही है।
इसमें भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया था, यह गलत है। जितने भी भारतीय रियासत थे उनको विकल्प था, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, अन्यथा फिर आपको पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा। ये विकल्प उनको दिया गया था, ठीक है। तो भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया था, यह पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा, ठीक है, तो सवाल है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 67 नंबर सवाल, कौन से कथन सही है, सही कथन को बताना है। पहला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, बिल्कुल सही है। कब? 1943 में। इसकी सैन्य कार्रवाई भारतीय सीमा तक कभी नहीं पहुंची, गलत है। आप देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज वगैरह जो है उसकी जो कार्रवाई है वह मणिपुर बॉर्डर तक उसकी कार्रवाई पहुंची थी और अंडमान द्वीप पर इसने कब्जा भी किया था, ठीक है ना। तो दूसरा गलत है। तीसरा, इस फौज का आदर्श नारा था दिल्ली चलो, यह सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 है घटना या भूमिका, ठीक है। लॉर्ड वेवेल शिमला सम्मेलन 1945 से संबंधित है, मैच है बिल्कुल, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन योजना 1947 से संबंधित है, यह भी पूरी तरीके से मैच है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वतंत्रता के प्रस्ताव हेतु मिशन 1942, यह भी पूरी तरीके से मैच है। और लॉर्ड इटली भारत स्वतंत्रता की घोषणा 1947, यह भी पूरी तरीके से मैच है। यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव को पारित किया था? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिन्ना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बैबल योजना 1945, अगस्त प्रस्ताव 1940 और शिमला समझौता 1972, ये भारत और बांग्लादेश के बीच का है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन बेसिकली जब बांग्लादेश का उदय हुआ था उसके पश्चात, जो 1971 में वार हुई थी, उसके पश्चात शिमला समझौता किया गया था। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? तो बहुत आसान सवाल, आप परिचित होंगे। कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ है यूरोपीय कंपनी और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष, इसको मैच करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, बी का हो जाएगा 4। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, सी का हो जाएगा 2। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, डी का हो जाएगा 1। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था और एक सलासापेल की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जिसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी? देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोवा पर कब्जा किसने किया था, तो गोवा पर कब्जा अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में किया गया था, ठीक है। लेकिन अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किसने किया? तो नीनू दी कुन्हा 1529-30 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही मैच है, उसे बताना है। बेसिन की संधि मैसूर और अंग्रेज के बीच में, गलत है। बेसिन की संधि जो है वह 1802 ईस्वी में हुआ, वह अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था, तो पहला गलत हो गया। इलाहाबाद की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस और शाह आलम द्वितीय, यह भी गलत है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। मद्रास की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज, यह भी गलत है। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, ठीक है। सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज, यह सही है।
सूरत की संधि बेसिकली 1775 में हुआ था रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में। तो 75 का कौन सा आंसर सही सुमेलित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की थी? तो एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्रम बताना है। अवध का देखा जाए तो 1801 में, हैदराबाद 1798, भोंसले 1803, तंजौर हुआ था 1799 और सिंधिया 1804। अब इसका क्रम बताना है, तो क्रम इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान सवाल है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उसमें गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 78 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है? पहला है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ का वायसराय था। पहला ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य तीन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सिंध का विलीनीकरण लॉर्ड एलनबरो के द्वारा हुआ था 1843 में। अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था, जिसमें अवध का विलय किया गया था 1856 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय में 1817-18 में। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? बाल श्रमिकों को 1 माह में 4 दिन का अवकाश दिया जाता था, सही है। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई थी, यह गलत है। 9 नहीं 7 वर्ष होगा। बच्चों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे से अधिक काम करने का प्रावधान नहीं था, सही है। अधिकतम घंटे जो तय किए गए थे वह 9 घंटे था। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। 80 का आंसर हो जाएगा बी। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। अस्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किए थे? कौन सा सामाजिक सुधार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वह 1848 से 1856 ईस्वी के बीच का रहा है, ठीक है। तो इस दौरान कौन सी घटनाएं हुई उसको आपको बता देना। जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, लॉर्ड डलहौजी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना में भी लॉर्ड डलहौजी की भूमिका रही है। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक की भूमिका रही है। और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, इसमें भी बेंटिक ने स्लीमैन की सहायता से इसका उन्मूलन किया था, ठीक है। तो इसका 1 और 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। 83 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के आयोगों को उनके गठन कालानुसार संबंधित वायसराय या गवर्नर जनरल के साथ सुमेलित करिए, ठीक है। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में डलहौजी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। हंटर आयोग हो जाएगा लॉर्ड रिपन 1882 में, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 1। सैडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917 में, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 2। और हॉटोंग समिति लॉर्ड इरविन 1929 में। तो डी का हो जाएगा 3। 4 1 2 3, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ब्रिटिश शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ब्रिटिश शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार।
1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिनके प्रमुख सहयोगी थे। प्रार्थना समाज के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के निबंधन और शर्तों में शामिल नहीं था? यानी कि सहायक संधि के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं थे? पहला, सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। बिल्कुल गलत है। जब सहायक संधि किसी भी प्रांत के साथ हो जाता था तो किसी के साथ समझौता करने और युद्ध करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं था, बल्कि उसके लिए उसे अंग्रेजों के सलाह मशविरे और परामर्श की आवश्यकता होती थी। तो कौन सही नहीं है? तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बंगाल के किस गवर्नर ने एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर उसे केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया? यानी कि जिला कलेक्टर का पद सिर्फ एक कलेक्टर तक, रेवेन्यू कलेक्टर तक सीमित कर दिया और न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया? तो लखनऊ में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा किस विकार के लिए एक नई दवा कार्ब एक्सटी या कोबोनफी को मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिजोफ्रेनिया। जल ही अमृत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अमृत 2.0 मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। सत्य है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, यह भी सत्य है। तो इसका दोनों ऑप्शन सत्य हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। शहरी शासन सूचकांक 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? शहरी शासन सूचकांक 2024। तो शहरी शासन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे केरल को रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाल ही में शुरू किए गए क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रूज भारत मिशन, तो क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 ईस्वी को की गई थी, बेसिकली जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो इस पर विचार करना है कि मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त में से कितने रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है, इसके बारे में विचार करना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से पाँचों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या अर्थ है? आसान सवाल है। तिनपठिया प्रणाली किससे संबंधित था? तो किसानों के द्वारा 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित था, यानी कि 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। 96 का आंसर हो जाएगा सी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। 97 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बिहार के पलामू जिले में चेर विद्रोह हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन एक भी सही नहीं है, क्योंकि चेर विद्रोह जो था वह 1800 में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1800 से 1802 के बीच में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ भूखन सिंह है, ठीक है। यहाँ अगर भूषण सिंह कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो सकता है। तो इसका आंसर होगा भूषण सिंह। निम्न में से कौन बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो इनायत अली, सैयद अहमद बरेलवी, दुदू मियाँ जो कि फरक्का आंदोलन से संबंधित, फराजी आंदोलन से संबंधित है, जो कि बहावी आंदोलन से ही प्रेरित रहा है। ठीक है, तो ये तीनों बहावी आंदोलन से ही संबंधित है। तो कौन संबंधित नहीं था? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे संबंधित हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उद्देश्य है। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। देखिए अगर इसका आप ऑप्शन पढ़िएगा तो इसका ऑप्शन एरर है और इसका आंसर भी गलत है। इसमें 6-7 सवाल ऐसे हैं जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो सामान्य अर्थ अगर देखा जाए
तो अगर शिक्षा को समाज के उच्च वर्ग में अगर फैलाया जाता है तो ऑटोमेटिक या फिल्टर्ड होकर निम्न वर्गों तक भी शिक्षा पहुंच जाएगी। शिक्षा के अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का यही मेन कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब था कि अगर समाज के उच्च वर्ग के लोग को शिक्षित कर दिया जाए तो धीरे धीरे शिक्षा फिल्टर होते होते समाज के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यह इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग इसका अर्थ समझ गए हैं। अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग आंसर करेक्ट कर लेंगे। विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उसने न्यायिक शाखा में अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सत्य है। उसने उच्च न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी और निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं को लागू किया। यह भी सत्य है। वह सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण का समर्थक था। यह भी सत्य है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। कूका आंदोलन बाबा राम सिंह, सत्य है। रंगपुर किसान आंदोलन दिरजिन रायन, यह भी सत्य है। रामोसी कृषक जत्था, रामोसी कृषक विद्रोह गौरी शंकर मिश्र, यह गलत है। रामोसी कृषक विद्रोह जो है वह चितूर सिंह एंड उमाजी नाइक इसके सहयोगी नेता थे। तो सही सुमेलित हैं। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा 102 का डी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत आसान सवाल है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हराया था। ठीक है। प्लासी विजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो प्लासी विजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम, फिर उसके बाद मीर जाफ़र बना था। किस संधि के तहत अंग्रेजों को मराठों से सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ था? तो सालाबाई की संधि, जो कि 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तृतीय पानीपत युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1761 में। अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया जा रहा था। आंसर हो जाएगा इसका डी। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो रंजीत सिंह सकुचरिया मिसल से संबंधित है। पंजाब के एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पहली बार जो कि पहला मराठा सरदार था जिसने इसे स्वीकार किया था। आंसर हो जाएगा इसका बी। किस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली प्रारंभ की थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। पुलिस जो व्यवस्था है वह भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिले के प्रमुख पर एक दारोगा और एक पुलिस अधीक्षक एसपी करता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉर्नवालिस। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह पंजाब, यह भी सही है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, यह भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश नहीं, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट है। 1857 की क्रांति के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के कई सारे कारण थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण था केंद्रीय नेतृत्व की कमी, राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर बी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से पदमुक्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से पदमुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1874। 1869 में इसको प्रवेश मिला, लेकिन 1874 ईस्वी में इसको पदमुक्त किया गया था। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसका कथन है कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था? इसका आंसर हो जाएगा ए विनायक दामोदर सावरकर। 115 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 116 निम्नलिखित पूर्व कांग्रेस संघों पर विचार करें। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884,
पुणे सार्वजनिक सभा 1870 और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। अब इसको एक क्रम के रूप में सजा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस सुधारक ने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लाने में मदद की थी? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियों हिंदू तथा इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है? यह स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो परमहंस मंडली की जो स्थापना है 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी और इसके संस्थापक थे दादो पांडुरंग मेहताजी दुर्गाराम। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्म समाज में पहली बार विघटन कब हुआ? विघटन पूछ रहा है। ऐसे इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, लेकिन सवाल है पहली बार विघटन कब हुआ था? तो 1866 में। आंसर हो जाएगा ए। हेरोइजन 2047 रोड मैप करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। हाल ही में कैबिनेट ने उपर्युक्त में से कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? ठीक है, मराठी सही है, प्राकृत सही है, बंगाली भी सही है, पाली भी सही है, असमिया भी सही है, मैथिली गलत है। ठीक है, तो 6 में से 5 को मंजूरी प्रदान की गई है, शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। 122 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसके 10वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया है। हाल ही में दलदल क्षेत्र में परिवर्तित होने के कारण खबरों में रही स्मॉल प्रेस्पा झील किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो स्मॉल प्रेस्पा झील अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन स्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एकेश्वरवादियों का उपहार 1820 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ है संगठन और दूसरे तरफ है संस्थापक। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले सत्य है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, यह गलत है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ MK गांधी, यह गलत है। 1942 में अंबेडकर, ये दोनों अपोजिट हैं, यह भी गलत है। यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका हो जाएगा गांधी और इसका हो जाएगा अंबेडकर। तो कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का समर्थन करने के लिए तिलक स्वराज निधि की स्थापना की गई थी? तिलक स्वराज निधि की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 46 सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ? 1925 में। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में। जेल में भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु 1929 में। अब इसको मैच करना है, 1, 2 और 3 एक क्रम में है, तो 131 का आंसर हो जाएगा ए। गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह वाखना। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में स्वराज शब्द का पहली बार उच्चारण किया गया था? बहुत आसान सवाल है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन 1927, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942,
और गांधी इरविन समझौता 1931। यानी कि सबसे पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 हो जाएगा इसका क्रम। ठीक है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली? तो बेसिकली यह कहना चाह रहा है, नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय जो धारासन पर नमक सत्याग्रह किया गया था, जो हमला बोला गया था, तो उसमें गांधी जी को रिप्लेस किसने किया था? तो अब्बास तैयबजी ने नेतृत्व किया था गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी ने आईएनसी का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यह भी सही है, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो कौन सही है? तो दोनों सही है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता इंदुलाल याज्ञिक ने की थी। गलत है। महात्मा गांधी की सहायता चंपारण सत्याग्रह के दौरान कई सारे नेताओं के द्वारा की गई थी, उनमें इंदुलाल याज्ञिक शामिल नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल और अनसुईया साराभाई ने खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी। बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका केवल 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का बी। अगला सवाल है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहमदाबाद मिल हड़ताल। पहला है, हड़ताल का मुख्य कारण श्रमिकों को संकट के समय दिए जाने वाले प्लेग बोनस को बंद करना था। बिल्कुल सत्य है। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। यह भी सत्य है। तो दोनों आंसर सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने अपने बुक इंडियन अनरेस्ट में कहा है। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन गद्दार पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था? गद्दार पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ऑप्शन देखेंगे तो लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, स्वर्ण सिंह वाखना, ये सभी गद्दार पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन खुदीराम बोस इससे जुड़े हुए नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाहौर कांग्रेस सत्र के बाद महात्मा गांधी ने सरकार के सामने 11 मांगें प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की 11 मांगों का हिस्सा है? सैन्य व्यय में 50% की वृद्धि। गलत है। वृद्धि नहीं बल्कि सैन्य व्यय में 50% की कमी की मांग की गई थी। आपराधिक जांच विभाग में सुधार। सत्य है। डाक आरक्षण बिल पर स्वीकृति। यह भी सत्य है। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक। यह भी सत्य है। तो 11 सूत्री मांगों में 2, 3 और 4 शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा 142 का सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929। इसका आंसर हो जाएगा 143 का डी। किसने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिलभद्र याजी। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उन्होंने कांग्रेस की भविष्य रणनीति पर जोर दिया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है, और वह भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, बेसिकली अब विश्व पर्यावरण दिवस 2025 भी आ चुका है। ठीक है, हो चुका है। इसमें 2025 का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर 2024 का प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक दुनिया की लगभग 70% आबादी शहरों में निवास करेगी? तो यूएन के अनुसार 2050 तक लगभग 70% आबादी शहरों में निवास करेगी। वर्तमान समय में 56% आबादी शहरों में निवास करती है और 2050 तक 70% आबादी निवास करेगी। आंसर हो जाएगा इसका बी। हाल ही में चागोस द्वीप समूह के हस्तांतरण संबंधी ऐतिहासिक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? चागोस द्वीप समूह को लेकर तो बहुत महत्वपूर्ण है, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में शियोमेनस सियांगेंसिस नामक
पॉटर ततैया की एक नई प्रजाति की खोज निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 750 मिलियन डॉलर के लिए मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए मालदीव 2024 से 2027 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसका फर्स्ट टेस्ट को आज हमने डिस्कस किया। यह इंडियन हिस्ट्री से पूरी तरीके से संबंधित है। इसमें ज़्यादा जोर मॉडर्न हिस्ट्री जिस प्रकार से बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के प्रश्नों की संख्या को रखा गया और थोड़े बहुत करंट अफेयर को भी शामिल किया गया था। करंट अफेयर का जो हमारा पेड बैच है तो उस पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन 1-2 दिनों के अंदर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।